हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो ट्री के हम कोड लिख रहे हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक स्पेसिफिक प्रूफ रहता है, जो मैथमेटिकल प्रूफ है उसको हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि कोड से कॉम्प्लेक्सिटी पे कैसे पहुंचते हैं, कोड से कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पे कैसे पहुंचते हैं, उस पर मेन फोकस रखेंगे। ठीक है, तो सैंपल के लिए ये वाला ट्री ले लेते हैं एंड इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, जो हमने अभी तक किया है, जो कि काउंट नोड्स वाला। ठीक है, काउंट नोड्स वाले के लिए सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। तो उसमें क्या हो रहा था, फंक्शन को रूट इनपुट जा रहा था, बेस कंडीशन थी, बेस कंडीशन के अंदर था इफ रूट इज नन देन रिटर्न नन, ओ सॉरी, देन रिटर्न जीरो, एंड इफ रूट इज लीफ देन रिटर्न वन। ये कंडीशन हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने उसके आगे आगे सीखा है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लेफ्ट का आंसर लेके आ रहे थे फंक्शन को रूट के लेफ्ट पे कॉल करके, और हम राइट का आंसर लेके आ रहे थे फंक्शन को रूट के राइट पे कॉल करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके बाद फाइनल आंसर निकाल रहे थे, लेफ्ट आंसर प्लस राइट आंसर प्लस वन करके, और फिर लास्ट में रिटर्न कर रहे थे, है ना, रिटर्न कर रहे थे फाइनल आंसर को। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ समझनी क्या ज़रूरी है। जैसे अगर मैं ये ऊपर वाला ट्री लेता हूँ, तो क्या हो रहा था कि फंक्शन ऑफ वन था, वो फंक्शन ऑफ टू को कॉल करता था, एंड फिर वो फंक्शन ऑफ फोर को करता था। ठीक है, एंड यहाँ से हमको रिजल्ट वापस मिलता था, एंड फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ टू वापसी फंक्शन ऑफ फाइव को कॉल करता था, एंड हमको यहाँ से रिजल्ट वापस मिल रहा था, एंड फिर फंक्शन टू अपना काम कर रहा था और वन को रिजल्ट दे रहा था, है ना। फिर टू आगे थ्री को कॉल कर देगा, एंड थ्री अपने लेफ्ट में कॉल कर देगा, फिर हमको यहाँ से वापस मिलेगा, सिक्स रिटर्न करेगा, एंड फिर थ्री अपने राइट में कॉल करेगा फंक्शन ऑफ सेवन पे, एंड सेवन रिटर्न करेगा, एंड फिर उसके बाद थ्री अपना कैलकुलेट करके वन को दे देगा, और वन अपना फाइनल कैलकुलेट करके हमको आंसर दे देगा। ठीक है, ये था हमारा ड्राई रन। तो अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट हो सकती है। तो आप देखो कि हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, ये जो हमारे पास दे रखा है ये वाला फंक्शन। अभी ये वाला फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार। तो ये उतनी बार कॉल हुआ जितने नंबर ऑफ नोड्स थे, है ना। तो जब भी हम ऐसे ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो जनरली उतनी बार ही हमारा फंक्शन कॉल होता है जितने नोड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा n कॉल्स हुए हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्सिटी जब हमको निकालनी है तो हमको ये देखना होगा कि ये जो n कॉल्स है ना, इन n कॉल्स में कितना काम हुआ है। तो ठीक है, इस पे आते हैं। इफ इसका अंदर रिटर्न कर रहे हैं सीधा, तो इसका वन होगा, यहाँ पे इसका भी वन होगा, यहाँ भी सीधा रिटर्न कर रहे हैं। ये तो लेफ्ट में कॉल और राइट में कॉल गई है, फिर यहाँ एक ऑपरेशन लग रहा है, इसमें भी सिंपल एडिशन हो रहा है, इसका इम्पैक्ट भी सिर्फ ओ वन का होगा, है ना, ओ वन ओ वन ओ वन ये सब, और फिर नीचे सीधा रिटर्न हो रहा है। तो इसका मतलब हर बारी हमारा फंक्शन एन बार कॉल हो रहा है, एन बार कॉल हो रहा है हमारा फंक्शन, एंड हर बारी जब हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, हर बारी जब हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसमें ओ वन प्लस ओ वन इतना ही काम हो रहा है। तो ये तो ओवरऑल ओ वन ही हो जाएगा, और इसका मतलब हमारा जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी आ गई वो आ गई ओ एन। ठीक है, इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ओ एन। ठीक है, ये तो हो गया बड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी अगर इसको फटाफट निकालना हो तो कैसे होगा, उस पर आते हैं एक बार। इधर ही समझा देता हूँ मैं। देखो, हमारा जो ट्री का कोड होगा, जब हम बाइनरी ट्री का कर रहे हैं और लेफ्ट और राइट दोनों में कॉल भेज रहे हैं, तो हमेशा हमारी एन नंबर ऑफ टाइम्स कॉल होंगी, क्योंकि हर एक नोड पे जाके हमको चेक करना होगा, इसको इस पे जाना होगा, इसको इस पे, फिर इस पे, ऐसे कर करके हमको पूरे ट्री पे जाना होगा। तो हमारी जो कॉल्स होंगी वो हमेशा नंबर ऑफ नोड्स के इक्वल होंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारा तीन जगह ऑपरेशन हो रहा होता है, एक ये और एक ये। अब हमको चेक करना होगा कि यहाँ पे हमारा जो ऑपरेशन है वो कितना टाइम ले रहा है, यहाँ वाला कितना ले रहा है, और यहाँ वाला कितना ले रहा है। फिर उन तीनों का जो इफेक्टिव होगा
उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर सारे O1 है तो वो O1 ही रहता है, ठीक है, तो वो O1 ही रहता है, तो उसको हम सिंपली n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ON। अब अगर कोई ऐसा केस होता जिसके अंदर हमारा बाकी सारा कोड ऐसा ही चलता, बाकी सारा कोड ऐसा ही चलता, हमारा बेस केस ऐसा ही चलता, लेफ्ट कॉल ऐसे ही चलती, राइट कॉल भी ऐसे ही चलती, और यहाँ पे रिटर्न भी ऐसा ही होता, ठीक है, लेकिन बस इस पॉइंट के ऊपर सिंपल एक कंडीशन की जगह फॉर लूप होता, ठीक है, फॉर लूप होता है जो हमारा 1 से लेकर 7 तक या n तक चल रहा होता, ठीक है, 1 से लेकर n तक चल रहा होता है ना, उसके अंदर कोई ऑपरेशन हो रहा होता। तो अब इस कंडीशन में क्या हो गया कि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो फंक्शन है वो n टाइम्स कॉल हो रहा है ना, एंड हर टाइम वो कितना काम कर रहा है, वो n का ही काम कर रहा है, ठीक है, वो n का ही काम कर रहा है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है n स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी आपको फटाफट निकालना है तो अपना कोड उठाओ, ये देखो कि ये कितनी बार कॉल हो रहा है, हमारे कितने नोड्स कॉल हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सब नोड्स पे जा रहा है, तो इसका मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स ही कॉल हो रहा है, तो इसका मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स ही फंक्शन कॉल हो रहा है। उसके बाद चेक करो कि ये जो फंक्शन है ये खुद कितना टाइम ले रहा है। जैसे ये बेस कंडीशन में टाइम लेगा, फिर उसके बाद कोई कंडीशन लेंगे तो लेगा, और यहाँ वाली कंडीशन में लेगा, ये सारे टाइम को चेक करना है, उसका इफेक्टिव निकालना है कितना है, एंड फिर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग केस रहते हैं कि कभी हम पूरा ट्री कॉल नहीं कर रहे हैं या कुछ, तो वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। अभी हम आते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे आने से पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितने भी क्वेश्चंस अभी तक करे हैं सबके लिए होगी O ऑफ n, ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, मतलब अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है भाई। सेम कोड है, सेम सब कुछ है, ठीक है। मैं ट्री बना लेता हूँ, कोड पूरा फिर से नहीं लिख रहा। 1 2 3 4 5 6 7 कोड हमारा सेम है। यहाँ बेस कंडीशन, कॉल्स, फिर यहाँ पे कुछ लॉजिक, और यहाँ पे हमारा रिटर्न। तो अगर आप आइडियली देखोगे तो हमने तो कुछ कहीं स्टोर ही नहीं कराया, है ना। हमारा तो जो भी स्टोर हो रहा है, ये कॉल्स का जो आउटपुट है वो वेरिएबल में स्टोर हो रहा है ना, और वो हमारा वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। जो हमारा लॉजिक में फाइनल आंसर आ रहा है वो भी हमारा वेरिएबल में स्टोर हो रहा है ना। तो हम तो कोई ऐसे यूज़ कर ही नहीं रहे, लेकिन फिर ये कहाँ लग रही है मेमोरी, ठीक है। तो फिर से वापसी आते हैं ड्राई रन पे। किस तरह से होता है, F1 से F2 पे कॉल जाएगी, F2 से F4 पे जाएगी, 4 प्रोसेस करके दे देगा, यहाँ पे F5 पे जाएगी, 5 प्रोसेस करके दे देगा, 2 प्रोसेस करके दे देगा, F3 पे जाएगी, एंड फिर F6 पे जाएगी, ये प्रोसेस कर देगा, फिर F7 पे जाएगी कॉल, एंड F7 भी प्रोसेस कर देगा। अभी 3 को नीचे का सब प्रोसेस हो गया तो 3 भी अपना प्रोसेस करके रिटर्न कर देगा और यहाँ आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कॉल रहती है। तो अब क्या होता है ना कि अगर आप देखोगे तो हमारे फंक्शन वन ने 2 को कॉल किया था, और 2 ने आगे फंक्शन 4 को कॉल किया था, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन तो कहीं स्टोर्ड हुई होगी ना, कि कौन सा जा रहा है, कौन से पे कॉल जा रही है, अब किसको वेट करना है, ठीक है। तो ये स्टोर होती है हमारी रिकर्शन स्टैक के अंदर, ठीक है, रिकर्शन स्टैक के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले सबसे पहले फंक्शन 1 स्टोर हुआ होगा, फिर फंक्शन 2 स्टोर हुआ होगा, फिर फंक्शन 4 स्टोर हुआ होगा, फिर जब फंक्शन 4 ने अपना एग्जीक्यूट कर दिया होगा तो ये पॉप हो गया होगा, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे इसकी जगह फंक्शन ऑफ 5 स्टोर होगा, फिर वो पॉप होगा, फिर 2 पे गया, फिर 2 पॉप होगा, ठीक है, फिर 1 पे गया, फिर 1 ने क्या होगा, एक बार आ जाते हैं यहाँ नीचे ढंग से बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी स्टैक है, इसके अंदर फंक्शन ऑफ 1 गया, फंक्शन ऑफ 1 ने फंक्शन ऑफ 2 को कॉल किया, उसने फंक्शन ऑफ 3 को कॉल किया, उसने फंक्शन ऑफ 3 को कॉल किया, नहीं, उसने फंक्शन ऑफ 4 को कॉल किया, लेफ्ट में जा रही है ना कॉल, और फिर 4 ने प्रोसेस कर दिया तो ये पॉप हो गया, ठीक है। अब कितना बचा हमारी स्टैक में, अब हमारी स्टैक में बचा F1 और F2, ठीक है। एंड फिर इसके बाद F5 की एंट्री होगी क्योंकि उसकी कॉल हुई है, तो अभी F5 पॉप होगा। जब F5 पॉप होगा तो फिर हम आएंगे F1 F2 पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस स्टेप के अंदर F2 पॉप हो रहा है, अब F2 पॉप होगा, जब F2 पॉप होगा तो सिर्फ F1 बचा,
ठीक है, फिर इस स्टेप फिर अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर कुछ पॉप नहीं होगा और इसके अंदर वापसी F3 डल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर वापसी F3 डल जाएगा। अभी F3 भी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इसके अंदर वापसी क्या डल जाएगा, F1 F3 और फिर F6 डल जाएगा। अब इस पॉइंट पे आके F6 प्रोसेस होगा, ये हटेगा, फंक्शन ऑफ 1 है, फंक्शन ऑफ 3 है और अब F7 डल जाएगा। अभी F7 पॉप होगा, फिर उसके बाद F3 पॉप होगा और फिर फाइनल स्टेप के अंदर आके F1 पॉप होगा। तो ये जो हमारी स्टैक है ना, ये स्टैक मेंटेन रही है पूरे टाइम। ठीक है, स्टैक हमारी मेंटेन रही है पूरे टाइम। अब देखो स्टैक के अंदर मैक्स एलिमेंट कितने गए हैं, मैक्स एलिमेंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 2 1 2 3 3 2 1, तो मैक्स एलिमेंट कितने गए हैं स्टैक में, 3। ठीक है, तो अब इसका मतलब इसको एक थ्री लेंथ वाली स्टैक चाहिए। ठीक है भाई, अब ये 3 लेंथ की क्यों चाहिए, देखो ट्री फिर से ध्यान से, ट्री फिर से देखते हैं एक बार क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 और आगे नन होता है। ठीक है, नन 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 और इधर भी। ठीक है, तो अब जो हमारी बेस कंडीशन होती है उसमें हम क्या रखते हैं, रूट इज नन, एक तो हम ये रख देते हैं। ठीक है, और उसके नीचे हम एक कंडीशन डाल देते हैं, रूट इज लीव करके, है ना, रूट इज लीव करके, ये दो कंडीशन डाल रहे हैं हम। तो अब आप देखो कि हमारी जो कॉल्स हैं वो हमेशा लीफ नोड तक ना जाएंगी, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस लीफ नोड पे पहुंचेगी। जब इस लीफ नोड पे पहुंच जाएगी, उसके बाद ही हमारा जो रिकर्शन होगा ना वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, जो हमारा फंक्शन होगा वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। अभी तक क्या हो रहा था, बस रिकर्शन कॉल हो जा रहा था, आगे 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 कॉल्स हो जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा जो फंक्शन है वो असलियत में सॉल्व होना शुरू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब लीफ तक के पाथ वाला तो ना जाएगा ही। ठीक है, इससे हमें क्या समझ आया कि रूट से लेके लीफ तक के पाथ पे जो एलिमेंट्स हैं उतने पे तो ये जाएगा ही। ठीक है, तो अब इसमें कितना था, इसका पाथ कितना, इसका कितना था, पाथ की लेंथ 3, जो कि क्या है हमारा, जो था 3, जो कि क्या है हमारा, हाइट ऑफ ट्री है। ठीक है ना, हाइट ऑफ ट्री है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे नंबर ऑफ नोड्स कितने थे इसमें, 1 2 1 1 2 और 4, तो ये थे अपने पास 7। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हाइट -1 इक्वल टू होते हैं हमारे नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, ये होता है हमारा एकदम परफेक्ट ट्री होता है तब, कि अब इसमें कोई भी लेवल नीचे तक नहीं जा रहा है। ठीक है, कोई भी लेवल हमारा नीचे तक नहीं जा रहा है, सारे लेवल पूरे भरे हुए हैं। तो जो 2h-1 होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा इन्फो है, याद रख लेना, कभी काम आ जाएगी। तो इसका मतलब हमें पता लगा कि जितनी हाइट है उतनी हाइट के तुमको स्टैक चाहिए। ठीक है, उतने हाइट की हमको स्टैक चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, और वर्स्ट केस में ये कितनी हो सकती है, वर्स्ट केस में कितनी हो सकती है कि मान लो मेरे पास एक बिल्कुल ही क्यूट ट्री है, ये इस तरह का ट्री बना हुआ है। ठीक है, अब इस ट्री की हाइट कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 6, और इसमें नंबर ऑफ नोड्स भी कितने हैं, 6। ठीक है, एंड तो इसकी जो हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया वो क्या हो गया कि जो अपना होगा वो ओ ऑफ एन की इक्वली हो जाएगा। ठीक है, जनरली है ओ ऑफ हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, एंड जो वर्स्ट केस सिनेरियो वो हो जाएगा ओ एन। ठीक है, ओ एन हो जाएगा वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, और वो नंबर ऑफ नोड्स के इक्वल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास बेकार ट्री है, हमारे पास बेकार ट्री है, एंड उस ट्री के अंदर जो हाइट है वो इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स है। ठीक है, तो अगर कोई इन जनरल आपसे पूछेगा कि कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो हमेशा क्या आंसर देना है, ओ हाइट ऑफ
ट्री। ठीक है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं सबके अंदर इतनी थी। अगर किसी में कुछ और होगा तो मैं उसी के साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो से थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे एंड फिर देखते हैं आगे का। जब तक के लिए बाय।